हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान। ठीक, भारतीय संविधान पढ़ रहे थे। हम लोग का अनुच्छेद क्या हुआ था? अनुच्छेद 28 तक क्या था? भाग 3 मूल अधिकार था, 12 से 35 तक। ये 28 तक हो गया था। ठीक, हमारा जो 25 से 28 तक जो अधिकार था वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था। ठीक, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में दिया था अनुच्छेद 25 से 28 तक। ये चीज हमने बताया है कि नहीं? बताइए, ये चीज हमने बताया। आप लोग इससे पहले वाली जो क्लास देखे होंगे उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो हम क्लास हम जब चला रहे थे तो इससे पहले वाला जो भी सेशन था, जैसे कि अनुच्छेद 1 भाग 1, हाँ, ये पूरा हमने रिवीजन किया था कि नहीं? बताइए, रिवीजन किया था कि नहीं? आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें जो भी पीछे का था सब हमने एक बार में ही एक क्लास में हमने बता दिया था। ठीक, तो अब उसको रिवीजन कराने की जरूरत तो है नहीं। बताइए, रिवीजन कराने की जरूरत है? नहीं है। तो 28 तक हो गया था। अब संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, अगला हम लोग का है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। ये है। ठीक, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक, इसको हम लोग देखेंगे। ये कितना से कितना तक है? क्या है? संस्कृति, है संस्कृति, सॉरी, कृति है ना, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। ठीक, सांस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, इसके बारे में ठीक है। चलिए, ये कितना से कितना तक है इसके बारे में भी हम लोग देख लें। ये कितना से कितना तक है? 29, 30 और 31। हमने 28 देख लिया था। ये 28 के बाद क्या आता है? 29 से 31 आता है? 29 से 31 आता है। ठीक, अब इसमें देखिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा। जो भी ये शिक्षा संबंधित और संस्कृति का अधिकार है, इसके बारे में एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कभी भी अगर शिक्षा संस्कृति संबंधित अधिकार जो दिया जाएगा, इसमें शिक्षा और संस्कृति की जो भी प्रावधान होंगे सब इसमें आएंगे। भाग 3 में किसमें आएंगे? अनुच्छेद 29, 30 और 31 में आएंगे। ठीक, तो इसीलिए इसको 29, 30 और 31 में रखा गया अनुच्छेद। अब अनुच्छेद 29 क्या है? अनुच्छेद 29। ठीक, अनुच्छेद 29 क्या है इसके बारे में भी जान लें हम लोग। देखिए, अनुच्छेद 29 क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक, हाँ, अल्पसंख्यक है ना, अल्पसंख्यक हितों का
वर्गों के हितों का, वर्गों के हितों का, वर्गों के हितों का संरक्षण। क्या है? संरक्षण। देखिए, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, शिक्षा का अधिकार जो है ना, अल्पसंख्यक जो थे, जैसे पिछड़ी जाति के लोग, हाँ, SC ST वाले, OBC वाले, ये जो जाति के लोग थे ना पहले, इन लोगों को पहले तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, विद्यालय में जाने का अधिकार नहीं था। ठीक, तो इन लोगों को इसमें एक विशेष प्रावधान किया गया है, कह रहा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी अल्पसंख्यक जो है उनके हितों का संरक्षण, तो उनका संरक्षण करता है अनुच्छेद 29। ठीक है, यानी उनके खिलाफ जो भी, जैसे अगर कोई टीचर है आपसे भेदभाव करता है विद्यालय में, तो उसका जो भेदभाव है वो इसके अंदर में आएगा, है? उसको इसके तहत उसको सजा दी जाएगी। ठीक, समझा? अगर भेदभाव करता है, जैसे कि मान लीजिए कोई उच्च जाति का व्यक्ति है, बच्चा है, और कोई नीची जाति का बच्चा है, तो टीचर क्या करता है, कहता है कि नहीं ये उच्च जाति का है तो इसको हम ब्रेंच पे बैठाएंगे, ये निम्न जाति का है तो इसको हम जमीन पे बैठाएंगे। तो इसमें उसके क्या हितों का संरक्षण करता है। ठीक, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण करता है। ठीक, इतना समझ में आ गया? अब अनुच्छेद 30 चलते हैं ना। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? कह रहा है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। देखिए, अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यक को शिक्षा के प्रशासन ठीक, प्रशासन का अधिकार। ठीक, अब देखिए, अल्पसंख्यक जैसे अल्पसंख्यक को मान लीजिए कि कोई एक क्षेत्र है ना, क्षेत्र मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद एक जिला है, इस जिले में मान लीजिए 50 कॉलेज हैं, 50 कॉलेजों में अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, उसमें कोई प्रावधान नहीं है, अल्पसंख्यक को उसमें पढ़ने नहीं दिया जाता है, उन लोगों को भगाया जाता है। तो अल्पसंख्यक क्या कर सकते हैं? अपना एक शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। अल्पसंख्यक जैसे मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, मुस्लिम वर्ग के लोग को जब जैसे पढ़ाई के लिए बहुत दिक्कत होती थी, कोई पढ़ने नहीं देता था, उनको भगाता था, ऐसे तैसे होता था। तो वो लोग क्या किए ना, अपने लिए एक विद्यालय खोले, अपने लिए पढ़ने के लिए एक विद्यालय खोले। कौन सा? मदरसा खोले कि नहीं? तो वही चीज है कि कोई भी व्यक्ति जो अल्पसंख्यक है वो अपना एक शिक्षा संस्थान खोल सकता है। इसकी कोई भी ये नहीं है कि नहीं कोई हस्तक्षेप करेगा। अल्पसंख्यक का जो शिक्षा संस्थान है, जैसे कि किसी भी मापदंड पे, जैसे मान लीजिए कि किसी गांव में आप रहते हैं, गांव में रहते हैं, वहां पे 50 से अधिक बच्चे हैं अल्पसंख्यक जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन विद्यालय में जाते हैं तो वहां के टीचर उनको भगा देते हैं, या उनके साथ क्रूरता करते हैं, या उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो
वो व्यक्ति क्या कर सकता है, अपना एक विद्यालय खोल सकता है। किसके साथ? अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों के शिक्षा के प्रशासन का अधिकार, समझ में आया? इसके तहत ये कहा गया है, ठीक है। 30 हो गया। अब अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31 देखिए, अनुच्छेद 31 क्या कहता है? इसमें कह रहा है संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। क्या है? देखिए, संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, अर्जन। देखिए, संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, ये पहले जो संपत्ति का अधिकार था ये किसमें था? 18 में, 18 नहीं 19 में था ना, अनुच्छेद 19 पे था। अनुच्छेद 19 में था। क्या था? स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें कई अधिकार थे, उसके बारे में इसमें बताया गया था, कि नहीं? तो उसको वहां से हटा के इसको कर दिया गया है किसमें? इसमें 31 में कर दिया गया है, ठीक। 31 में कर दिया गया है। कब हटाया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 में, ठीक। संपत्ति का अधिकार भाग 2 से, नहीं भाग 3 में था ना संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार भाग 3 में था, तो उसको हटा दिया गया, उसको अनुच्छेद 31 में कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार किसमें किया? 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया, ठीक। 1978 में इसको इसमें जोड़ा गया, ठीक। नहीं, जोड़ा नहीं गया, इसको हटाया गया है। हटाया गया। ठीक, निष्कासित किया गया या हटाया गया, ये है। इसमें कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अर्जन, अर्जन या अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो था वो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया। उसको किसमें किसमें फिर भेज दिया गया? आपको शुरुआत में हमने बताया था, उसको हम शुरुआत में हमने बताया था कि इसको फिर किसमें भेज दिया गया? ठीक, देखिए, ये संपत्ति का अधिकार जो है ना, इसको 44वां संविधान संशोधन में 1978 में इसको हटाकर इसको भेज दिया गया कहां? 300 के क में, ठीक। 300, अनुच्छेद 300 के क में भेज दिया गया है। अब ये संपत्ति का अधिकार नहीं है यहाँ पे, उसको 300 के क में भेज दिया गया है 44वां संविधान संशोधन में, ठीक। ये समझ में आ गया कि नहीं सबको? देखिए, संपत्ति का जो अधिकार है ना, ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। संपत्ति का अधिकार यानी संपत्ति, यानी मान लीजिए आपकी कोई संपत्ति है जहां आप रह रहे हैं, संपत्ति है, आप जहां रह रहे हैं, उस पे क्या होता था कि पहले के समय में
कोई भी अगर सरकारी कार्य होता था तो उसको करने के लिए संपत्ति की जरूरत, यानी भूमि की जरूरत पड़ती थी सरकारी कार्य के लिए। तो वो उस कार्य को करने के लिए जब जमीन लेने जाते थे तो लोग मना कर देते थे कि नहीं, हम जमीन नहीं देंगे। हाँ, यही करते थे, मना कर देते थे कि हम नहीं, जमीन नहीं देंगे, यहाँ पे हम कई सालों से, कई वर्षों से रह रहे हैं हम लोग। तो एक जमीन के साथ लगाव हो जाता है ना कि नहीं, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ तो मैं अपनी जमीन क्यों छोड़ू, ये होता है ना। तो सरकार ने क्या किया कि ये संपत्ति के अधिकार को जब हटाकर 300 के कम कर दिया, उसमें कुछ संशोधन किए। तो संपत्ति का अधिकार जो है ना, अब ऐसा अधिकार हो गया है कि अगर मान लीजिए कि आपके घर की तरफ से कोई अगर रेलवे लाइन गुजर रही है या कोई राज्य मार्ग गुजर रहा है, तो क्या किया जाएगा, आपको उस जमीन का मुआवजा दे दिया जाएगा। ठीक, उस जमीन का मुआवजा आपको दिया जाएगा। ठीक, आपकी जो संपत्ति है उसका मुआवजा आपको दिया जाएगा, वो जमीन सरकार की हो जाएगी। फिर सरकार उस जमीन पर जो भी कार्य करना है, जो भी जैसे निर्माण करना है, वो निर्माण वहां पे करेगी। ये हो गया आज के समय में, यही चीज है, संपत्ति का अधिकार यही है। हाँ, तो यही है कि संपत्ति का अधिकार हटा के, इसमें से हटा के 300 के कम कर दिया गया। किसमें? 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया। ठीक, इतना समझ में आ गया। ये समाप्त हो गया। हाँ, 31 समाप्त हो गया। अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, इसके आगे क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखिए, हम जो बता रहे हैं ना, इसको बस आप ध्यान से सुनते रहेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। नहीं जरूरत है आपको ज्यादा लिखने की। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अगला है, अब उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब वो लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वो कितना से कितना तक है पता है आप लोग को? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अच्छा, ये लिमिट है। देखिए, भाग 3 में है ये सब। हाँ, ये मैं सोचिए कि नहीं अलग है, इसीलिए तो हम भाग 3 ऐसे ही रखेंगे, उसको हटाया नहीं है। भाग 3 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का उपचारों का अधिकार। ठीक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कितना से कितना तक है? 31 तक हो गया था। अब ये कितना से कितना तक हो जाएगा? 32 से 35 तक। 35 तक है ये। समझ, ये 35 तक है, ये 35 इसका लास्ट हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? देखिए, अब ये भाग 3 का ही है, भाग 3 का है, मूल अधिकार जो है उसी का ही है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हाँ, तो अब देखिए, संवैधानिक उपचारों के अधिकार में भाग 32 से 35 तक है, अनुच्छेद 32 से 35 तक है। तो अनुच्छेद 32 क्या है, इसके बारे में भी जान लें हम लोग। हाँ, अनुच्छेद 32 क्या है? देखिए, अनुच्छेद 32 क्या है? भाग 3 द्वारा प्रस्तुत अधिकारों को प्रभावित करने वाले कारक। हाँ, देखिए, अनुच्छेद 32 क्या कहता है? भाग 3 द्वारा प्रस्तुत अधिकारों को प्रभावित करने के लिए उपचार। भाग
3 को प्रभावित करने वाले उपचार। ठीक, उपचार। इसी को भीमराव अंबेडकर जी ने क्या इसको बोला था? है? इसी को भीमराव अंबेडकर जी ने क्या इसको बोला था? इसी को बोला था संविधान की आत्मा। हाँ, इसे ही बोला जाता है संविधान की आत्मा। ठीक, संविधान की आत्मा किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर ने। यहां पे हम लिख दे रहे हैं बी आर अम्बेडकर। ठीक, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी ने इसी को कहा था संविधान की आत्मा। ठीक, समझ में आया? संविधान। इसके बारे में एक चीज समझ लीजिए, कह रहा है भाग 3 के प्रभावित करने वाले उपचार। देखिए, भाग 3 में जो भी चीज दी गई है, जो भी जैसे कि संपत्ति ये दिया था ना, संस्कृति का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, हाँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सब जो भी दिया था उसको प्रभावित करने वाले उपचार इसमें दिए गए हैं। मतलब इसमें जो भी कार्य है, जो भी करना है, जैसे हम कह दें कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसमें कुछ बदलाव या कुछ और करना है, हाँ, तो उसको किसमें किया जाएगा? अनुच्छेद 32 में किया जाएगा। 32 में उसको डाला जाएगा कि नहीं, इसमें ये सुधार करना है, तो वो उसमें इसमें बताया गया, अनुच्छेद 32 में बताया गया है कि इसको कैसे करना है, कब करना है। जैसे कि मान लीजिए कोई अधिकार अल्पसंख्यकों को दिया गया है, हाँ, कोई भी अधिकार अल्पसंख्यक को दिया गया है, मान लीजिए आरक्षण एक अधिकार है, हाँ? आरक्षण अल्पसंख्यकों के लिए एक अधिकार है। तो आरक्षण में जो हम लोग को कहते हैं ना कि मानव को जीने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, उसी तरह अल्पसंख्यकों को जो अधिकार दिया गया था वो इसी में दिया गया था। ठीक, इसी के तहत दिया गया था। अब उसमें कैसे चेंज करना है, कब चेंज करना है, उसके बारे में यहां पे बताया गया है भाग 32, अनुच्छेद 32 में। ठीक, अनुच्छेद 32 में बताया गया है कि नहीं, इसको कैसे चेंज करना है, इसमें क्या प्रावधान है, इसको कैसे किया जाएगा। ठीक, अनुच्छेद 32 में। इसीलिए बी आर अम्बेडकर ने इसे संविधान आत्मा कहा है। ठीक, आत्मा इसलिए कहा है कि ये अंदर है, मतलब इसके अंदर जो भी चीज है इसमें बताया गया। अब उसके बाहर की चीज जो जैसे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, हाँ, ये सब जो अधिकार, नागरिकता अधिकार, हाँ, अरे नागरिकता का मूल अधिकार, समता का अधिकार, ये सब जो अधिकार है ना, ये इसके ऊपर के पहलू है, हाँ? इसके अंदर क्या है, इसको कैसे करना है, उसके बारे में इसमें बताया गया है अनुच्छेद 32 में। ठीक, इतना समझ में आ गया? चलिए अब चलते हैं अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33। देखिए, अनुच्छेद 33 क्या कहता है? कहता है कि भाग 3 में जो भी अधिकार दिए गए हैं ना, उसको संसद द्वारा लागू, हाँ, भाग 3 में, भाग 3 में जो अधिकार दिए गए हैं, उसे संसद द्वारा
बदलाव किया जा सकता है। ठीक, अब इसके बारे में समझिए। कह रहा है कि भाग 3 में जो भी अधिकार दिए गए हैं उसे संसद द्वारा बदलाव किया जा सकता है। संसद द्वारा बदलाव किया जा सकता है यानी जैसे कि मान लीजिए आप शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसमें मान लीजिए अल्पसंख्यकों या एससी एसटी ओबीसी वालों को जो अधिकार दिए गए हैं, जैसे उनको कोई आरक्षण दिया गया है, उस आरक्षण का चेंज यानी उसका बदलाव कौन करेगा? संसद करेगा। उसमें बदलाव कर सकता है, उसको खत्म नहीं कर सकता है, एकदम खत्म भी कर सकता है, लेकिन उसको कैसे खत्म करेगा, कब खत्म करेगा, उसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 32 में। हाँ, समझाया? अनुच्छेद 32 में बताया गया है कि जो आरक्षण है मान लीजिए वो कैसे खत्म होगा, कब खत्म होगा, उसके बारे में बताया गया है। और भाग 33 कह रहा है कि संविधान के जो ये मूल अधिकार है, मूल अधिकार को संसद क्या कर सकती है? बदल सकती है, उससे बदलाव कर सकती है। ठीक, इसमें ये कहा गया है। अब 34 कह रहा है, 34 क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्ति, यानी जब कभी इमरजेंसी मतलब समझ रहे हैं? हाँ, लड़ाई या कोई दंगा फसाद जो होता है, इमरजेंसी। इमरजेंसी को हिंदी में क्या कहते हैं? सेना विद प्रवृत्ति, इमरजेंसी मान लीजिए, इमरजेंसी लगती है ना, हाँ, इमरजेंसी। तो जब कभी युद्ध या राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल गाया जाता है, उस समय मूल अधिकार जो समझिए, उस समय क्या है? भाग 3 द्वारा प्रवृत्त विधिकों को, यानी उस समय भाग 3 के अधिकारों को खत्म कर दिया जाता है, मतलब निष्कासित कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, बंद या निष्कासित, बंद या निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक, निष्कासित कर दिया जाता है। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक चीज ध्यान दीजिए, जो कह रहा है जब कभी युद्ध या राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल लगाया जाता है, उस समय भाग 3 के अधिकारों को बंद या निष्कासित कर दिया जाता है। निष्कासित नहीं, निविर्द होता है, बंद या निविर्द कर दे रहे हैं ना। क्या होता है?
निविद होता है, निवेदन, हाँ निवेदन यानी उसको कम कर दिया जाता है, उसमें कुछ अधिकार उसको छीन लिया जाता है, इसके बारे में कहा है। अनुच्छेद 34 में कहा है कि जब राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है तो उस समय जो भी भाग 3 में जो भी अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों का क्या किया जाता है, उसको कुछ समय के लिए उसको निष्कासित कर दिया जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है कि ये अधिकार नहीं कर उसमें आएंगे। ठीक, ठीक, ये इतना समझ में आ गया ना। अनुच्छेद 34 हो गया। अब लास्ट है इसका अनुच्छेद 35, उसके बारे में देख लीजिए। 34 हो गया, अनुच्छेद 35। इसमें देखिए 34 में यही कहा है कि नहीं, जो आपातकाल लगाया जाता है उस समय आपके कुछ अधिकारों को क्या कर दिया जाएगा, मूल अधिकारों को निष्कासित कर दिया जाएगा, उसमें बंद कर दिया जाएगा, वो नहीं कार्य करेगा। समझे? कैसे नहीं कार्य करेगा? मान लीजिए आपातकाल लगा है, कहीं से युद्ध हो रहा है, ठीक, युद्ध हो रहा नहीं तो सीधा सा उदाहरण देख लीजिए। अभी कोरोना आया था, कोरोना के समय में एक लॉकडाउन लगा था, वो एक तरह का आपातकाल ही समझ लीजिए। आपात स्थिति मतलब यही ना, जब कोई मुसीबत आती है तब वही उसी को आपात कहते हैं। ठीक, तो उस समय क्या हुआ था, जब लॉकडाउन लगा था तो सबको घरों में रहने का अधिकार था, घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, रोड पे नहीं चलना था, ना कोई क्या क्या सम्मेलन करने का अधिकार था, ना कोई नारेबाजी करने का अधिकार, कोई अधिकार नहीं था। ठीक, सारे अधिकार छीन लिए गए थे उस समय जो सेना थी, सेना सबको तैनात किया गया था कि कोई भी बाहर न निकलने पाए। बस उस समय कौन लोग निकलते थे, जिनको कोई जरूरत थी या उनको कहीं इमरजेंसी होती थी, कहीं जाना था या बीमार हो उसको जाना था, उसी के लिए ये खोला गया था, नहीं तो पूरा एकदम बंद था, किसी को घर से बाहर निकलने का कोई अधिकार नहीं था। ठीक, यही कहा गया। आप अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 35, ठीक, अनुच्छेद 35 क्या कहता है? अनुच्छेद 35 कहता है कि भाग 3 के उपबंधों को प्रभावित करने के लिए विधान, अस्पृश्यता तथा बलात् श्रम के लिए संसद ने इस अनुच्छेद के तहत दंड का प्रावधान किया है। अनुच्छेद 35 में कहा गया अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, ठीक, अस्पृश्यता तथा बलात् श्रम, ठीक, बलात् श्रम है ना, श्रम, श्रम, बलात् श्रम, जो अस्पृश्यता और बलात् श्रम के दंड समझ रहे हैं, दंड का प्रावधान है कि दंड का प्रावधान है। देखिए अस्पृश्यता तथा बलात् श्रम, अस्पृश्यता तथा बलात् श्रम ये क्या है, इसके बारे में हमने पहले बता दिया है। किसने बताया? अस्पृश्यता तथा बलात् श्रम, इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं, ये मत कहिएगा कि नहीं बताया, पहले हम बता चुके हैं इसके बारे में। तो अस्पृश्यता क्या होता है? जैसे छुआछूत,
किसी से भेदभाव, ये अस्पृश्यता होता है। बलात्सरम यानी जो 14 वर्ष से कम के बालक हैं उनको मिल में या कहीं खदानों में काम करने के लिए वर्जित है। तो अगर उस समय कोई पकड़ा जाता है बच्चों से बलात्सरम या अस्पृश्यता करते हुए, तो उनके दंड का प्रावधान अनुच्छेद 35 में, ठीक, अनुच्छेद 35 में बताया गया है कि अगर कोई किसी बालक का शोषण या अस्पृश्यता के तहत कोई कार्य करता है तो उसका दंड क्या है, ठीक, इसके बारे में इसने बताया गया अनुच्छेद 35 में। ठीक, अनुच्छेद 35 खत्म हो गया, ये भाग 3 खत्म हो गया। अब चलते हैं भाग 4 पे। भाग 4, ठीक, भाग 4 क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक, नीति निर्देशक तत्व, ठीक, ये कितना से कितना तक है, बताइए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कितना से कितना तक है? 35 तो हो गया, 36 से 51 तक होता है ये। इसे नीति निर्देशक तत्व या मूल कर्तव्य बोला जाता है। तत्व या मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, ठीक, मूल कर्तव्य बोला जाता है। ये कितना से कितना तक है? 36 से 51 तक। हमने बताया ना 36 से 51 तक, ये 36 से 51 तक मूल कर्तव्य या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक, इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो 36 से 51 तक है, तो 36 से 51 तक अब इसको हम लोग पढ़ेंगे, 36 से 51 तक वाले में। चलिए हम लोग पढ़ते हैं 36 से 51। 36 क्या कहता है इनमें? इसमें यह कहा गया है कि अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य शब्द की परिभाषा भाग 4 अथवा नीति निर्देशक तत्वों के लिए भी लागू होगी। 36 में अनुच्छेद 36 क्या कहता है? जो राज्य की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा है जो भाग अनुच्छेद 12 में, ठीक, अनुच्छेद 12 में भाग 4 अर्थात देखिए कह रहा है, अनुच्छेद 36 कह रहा है कि भाग 12 अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा है वही भाग 4 में है, ठीक, भाग 4 में
नीति निर्देशक तत्वों के लिए भी लागू होगी। ठीक, इसमें भाग 4 में है या नीति निर्देशक तत्वों में भी लागू होगी, इसको ये कह सकते हैं। यानी जो अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा हमने बताया था ना, अनुच्छेद 12 क्या था, भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, भाग अनुच्छेद 12 था। ठीक, वही चीज इसमें भी है। किसमें? अनुच्छेद 36 में। ये अनुच्छेद है 36 में, जानिएगा अनुच्छेद 36। ठीक, अनुच्छेद 36 है। ठीक, यही चीज है इसमें। अब देखिए इसमें 51 तक है, और जहां तक उम्मीद है हमें कि टाइम भी हो गया है, हा? क्योंकि देखिए टाइम 40 मिनट का क्लास है, 40 मिनट हम पढ़ाते हैं आपको, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा क्लास लंबा चल जाता है, तो आप इससे परेशान ना होइएगा। ठीक, इससे परेशान ना होइएगा, क्योंकि देखिए क्लास थोड़ा सा लंबा खींचने का मतलब है ना कि हम उस सोचते हैं कि उस जो चीज पढ़ा रहे हैं उसको समाप्त कर दें। जैसे हमने जब कल हम पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने क्या किया था कि उसमें जब हमने पढ़ाया कि क्या था, भाग 3 था, मूल अधिकार। मूल अधिकार हम पढ़ा रहे थे, तो हमने क्या किया, पूरा जब हम रिवीजन कर रहे थे तो रिवीजन करने के समय में हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पे हमको पढ़ाना था। तो उस समय हमने क्या किया कि पूरा रिवीजन करके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ाना था, तो वहां तक आप पहुंच गए थे, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमने उसको समाप्त कर दिया। इसीलिए थोड़ा सा क्लास हम उस दिन खींच दिए थे, 1 घंटे की क्लास टोटल हो गई। ठीक, तो आज हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा खींचने में क्या होता है ना, बच्चे बोर होने लगते हैं, कहते हैं कितना लंबा क्लास है, अच्छा नहीं लग रहा है, बोरियस लग रहा है। देखिए कब बोरियस लगता है किसी को, जब पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं रहता है ना, तब वो चीज बोरियस लगती है, तब दिमाग इधर उधर जाता है। तो इससे अच्छा है कि दिमाग को एकत्रित करें, और जो हम बता रहे हैं पढ़ा रहे हैं ना, ये आप बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। हम हमारा देखिए, हमारा जो भी नोट्स हम बता रहे हैं ना, इसको आप एक तरह लिख लीजिए। आप क्या करिए ना, हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक बार बस उसको पूरा रिवीजन कर लीजिए। जो पढ़ा रहे हैं उसको हफ्ते में एक बार बस रिवीजन करिए, रोज नहीं करना है, हफ्ते में एक बार करिए। हाँ, महीने में कम से कम 4 बार हो जाएगा, महीने में 4 बार हो जाएगा। देखिएगा 1 महीने के बाद जब कभी आप कोई आपसे क्वेश्चन करेगा ना, इसमें कौन सा अधिकार है, उसमें कौन सा अधिकार है, बस तुरंत आपके दिमाग में आ गया, अरे यार ये तो हम पढ़े यही है, तुरंत जवाब आएगा, क्योंकि आप उसको कम से कम 4 बार पढ़ चुके हैं। हाँ, फिर कभी भी अगर कॉपी आप खोलेंगे ना, खोलेंगे कॉपी, तो बस देखते रहेंगे तो आपको याद होता रहेगा कि नहीं ये है ये है ये है। ठीक, तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी चीज है उसको एक बार पूरा पढ़िए, एक बार पूरा पढ़िए, फिर दोबारा पढ़िए, फिर तिबारा पढ़िए। उसको एक बार जब पढ़ लेंगे ना, दोबारा एक बार जब कंटिन्यू पूरा पढ़ लेंगे, दोबारा पढ़ने में टाइम नहीं लगता है। पहले तो जब दोबारा पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा तो फिर आप लोग को आसानी हो जाएगी। फिर उसको तिबारा पढ़िए और तेजी से पढ़ेंगे, उसको फिर चौथी बार पढ़िए और तेजी से पढ़ेंगे। ठीक, ऐसे ही होता है, जब आप किसी चीज को जान जाते हैं ना, तो उसको बताने में और उसको समझाने में आपको टाइम नहीं लगता है। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी पढ़ा करिए तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रख के पढ़ा करिए। ठीक, कोई भी चीज। तो ठीक है, तो क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर ये क्लास हम 36 हो गया, 37 से स्टार्ट करेंगे अगले दिन। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।